जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है पॉलिटी का लेक्चर नंबर 22 और यहां हम लोग आज पहुंच चुके हैं आर्टिकल नंबर 16 के ऊपर। इससे पहले 21 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है, एक सीक्वेंस में नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और लगातार यदि आप लेक्चर को देख रहे हैं तो आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि मार्केट में जितने भी बुक्स, अच्छे बुक्स पॉलिटी के उपलब्ध हैं, उन सभी कंटेंट के माध्यम से मैं एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि जब ये पॉलिटी का लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो आप इस अकेले एक लेक्चर के माध्यम से बिना किसी टॉपिक को गंवाए हुए पूरे पीटी का रिवीजन कर सकते हैं, पूरे पॉलिटी का एक अच्छा रिवीजन कर सकते हैं और अपने प्रीलिम्स के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, न केवल हमने इसके अंतर्गत कंटेंट को लिया है, टॉपिक को समझाया है, बल्कि इसके साथ साथ ही हमने पीवाईक्यू को भी रखा है और एक पर्टिकुलर टॉपिक समाप्त होने के बाद हमने उसके साथ सेट प्रैक्टिस को भी रखा है। और वो भी सेट प्रैक्टिस वन लाइनर नहीं, वो भी सेट प्रैक्टिस आपका यूपीएससी लेवल का है, जिसका कंटेंट हमने दृष्टि आईएएस जैसे प्रश्न पत्रों से लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा सीरीज, पॉलिटी का ये पूरा सीरीज आपको बेहतरीन पसंद आ रहा होगा और आगे आप लोग इसे बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी चीज़ के साथ चलिए हम अपने लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और धीरे धीरे ही सही आप अपने टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर पाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पॉलिटी को समाप्त किया जाए। चलिए लेक्चर को प्रारंभ करते हैं और हम लोग चलते हैं। अभी इस लेक्चर के अंतर्गत, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं फ्लैशबैक में थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। फंडामेंटल राइट जो कि भाग 3 संविधान के भाग 3 का हिस्सा है और इस भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 12 से 35 के अंतर्गत इसको हम लोगों ने देखा है। 12 से 35 तक आर्टिकल नंबर 12 से 35 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट का पूर्ण रूप से वर्णन है और अपने पूरे संविधान में सबसे ज़्यादा डेप्थ में किसी आर्टिकल को वर्णित किया गया है तो वो मौलिक अधिकार ही है। आर्टिकल नंबर 12 में क्या देखा था हम लोगों ने, एक बार रिकॉल करें। यहाँ हमने राज्य के परिभाषा को देखा था, ऑर्गेनाइजेशन को देखा था और साथ ही साथ ये भी देखा था कि कौन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत हम लोगों ने किस बात का अध्ययन किया था, एक बार आप लोग रिकॉल करें। यदि याद आ रहा होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में याद करें। 14 से लेकर 18 के बीच में हम लोगों ने क्या किया, समानता का पहला स्टेप हम लोगों ने देखा, जहाँ पे समानता के बारे में चर्चा की गई है। और समानता के बाद हम लोगों ने 14 से लेकर 15 के बारे में हम लोगों ने देखा कि समानता के अधिकार के बाद 15 में हम लोगों ने क्या देखा है कि धर्म, लिंग, मूल, वंश, निवास स्थान, केवल इन्हीं चीज के आधार पे राज्य किसी चीज के बारे में क्या कर सकती है, वो आपको विभेद कर सकती है। विभेद प्रतिषेध करने से आपको रोकती है। इसके अलावा, मतलब केवल शब्द का इस्तेमाल वहां किया गया था और इसके अलावा अन्य वो चीज़ों जैसे भाषा के आधार पे इन सारे चीज़ों के स्थान पे वो क्या कर सकती है, आप में विभेद कर सकती है। निवास स्थान नहीं था, मूल, वंश, धर्म, ये था। 4-5 कंटेंट है इसके अंदर। तो ये आर्टिकल नंबर 15 के अंतर्गत आपने देखा। 13 यदि याद आ गया होगा तो आर्टिकल नंबर 13 इस बात को कहता है कि राज्य जो संविधान है हमारा, वैसे सारे कानूनों को न्यून कर देती है जो फंडामेंटल राइट का हनन करते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता से पहले हो या स्वतंत्रता के बाद हो। तो यहाँ तक जो आर्टिकल नंबर 15 हमने पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने विभेद की बात कही थी। वहाँ एक टर्म आया था, जिस टर्म को हम लोग, जहाँ पे ये कहा गया था कि सरकार जो है सकारात्मक रूप में अनुसूचित जाति जनजातियों को क्या करती है, कुछ आरक्षण देती है। उनके शैक्षणिक आधार पे सुधार के लिए, सामाजिक स्तर में सुधार के लिए सरकार क्या करती है, कुछ सुझाव उनको आरक्षण देती है। वहीं पे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब ये कहा गया है कि जो समाज में पिछड़े हैं, वैसे ये अनुसूचित जाति जनजाति की बात यहाँ पे हो रही है, वैसे व्यक्ति या इवन ओबीसी जो समाज में पिछड़े हुए हैं, वो लोग यदि आरक्षण का लाभ उठाते हैं और लाभ उठाने के बाद ये सभी एक डिजायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें कोई अधिकार नहीं है, वो सभी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे और क्रीमी लेयर को इसका लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले इस क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को, यहाँ क्या चर्चा की गई है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन से, तो पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबके के छात्र। तो ये क्रीमी लेयर वाले लोग होंगे कौन और ये तबके कौन है, इस चीज को समझिए। पहला चीज यहाँ दिया गया है कि संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा के आयोग एवं अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये जो
टॉप लेवल के पोर्टफोलियो हैं, इन पोर्टफोलियो के ऊपर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, अर्थात क्रीमी लेयर के आधार पे आप इनका चुनाव नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पे आता है क्लास ए के अधिकारी। वैसे लोग जो क्लास ए, जो कमीशन के द्वारा जाते हैं, कोई भी सर्विस, आपको पता है कि सर्विस जो राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे अधिकारियों को यूपीएससी के थ्रू ले जाया जाता है, और भी कई सर्विसेज हैं, और राज्य स्तर पे भी। तो इन दोनों ही स्तर पे जो ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास सेकंड के जो अधिकारी होते हैं, क्लास सेकंड, लगभग आज के डेट में देखेंगे इनका तो ग्रेड पे लगभग 5300 से ऊपर वाला जो ग्रेड पे है, ठीक है। तो वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास 2 अधिकारी जो कि केंद्रीय एवं राज्य सेवाओं में हैं, इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी इत्यादि। यह नियम निजी कंपनी के कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इस बात को सबसे पहले स्पष्ट कर दिया गया कि ये केवल ना, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ पे राज्य का डिफिनेशन पढ़ा है वहाँ पे निजी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो यहाँ पे इस बात को स्पष्ट कर ले कि ये सारे के सारे नियम जो क्रीमी लेयर वाले नियम हैं, ये नियम सिविल में यदि निजी कंपनियां हैं तो उनके अधिकारियों पे भी लागू होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी कौन कौन लोग हैं? डॉक्टर हैं, अधिवक्ता हैं, इंजीनियर हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, सलाहकार हैं, आदि प्रकार के पेशेवर हैं। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति हैं। शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के पास अपना भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा में अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले लोग हैं। जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। दूसरा, 1993 में जबकि मलाइदाई परत, जिसको हम लोग क्रीमी लेयर कहते हैं, हदबंदी लागू की गई है, यह 1 लाख थी और बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख तथा 2008 में 4.5 लाख एवं 6 लाख रुपए 2013 में कर दिया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे कि ये जो राशि है वो समय के अनुसार बढ़ता रहेगा। सरकार जिस चीज़ को समझेगी उसके हिसाब से उसके ऊपर क्या करेगी, राशियों में संशोधन करती रहेगी। मेन जो उद्देश्य है इस क्रीमी लेयर का, इस बात को समझने वाला इसलिए है कि क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट के पीछे आखिर संविधान बनाने वाले लोगों की नियति क्या रही है, जो हमारे निर्माता हैं वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो ये स्पष्ट बता रहा है, उन्होंने कहा है कि शुरुआती दौर जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की क्या थी, बहुत ही बड़े स्तर पे हमारे शरीर में विभिन्नता थी। मतलब एक बहुत ही लोअर लेवल पे है, दूसरा जो है ऊपर लेवल पे है, मतलब उनके जो जीवन स्तर में है बहुत ही बड़ा अंतर है। और वो अंतर 2 स्तर पे था, एक सामाजिक स्तर पे था और दूसरा कौन सा था, वो उनके जीवन में आर्थिक स्तर पे था, और तीसरा भी ले लीजिए जो कि शैक्षणिक स्तर था। जाहिर सी बात है जिसका जीवन स्तर नीचे होगा, जिनके पास जीने के लिए पैसा नहीं होगा, उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा, और ऑब्वियसली उनका जो शैक्षणिक स्तर है वो भी नीचे होगा। तो यहाँ इस बात को लाया गया कि जो ऊपर है उनको तो ऊपर नहीं दिया जाए, जो नीचे वाले स्तर हैं इनको कुछ विशेष प्रबंध करके इनके पास लाने का प्रयास किया जाए। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस माध्यम से, इस प्रोविजन के माध्यम से इनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। किसके माध्यम से? आरक्षण के माध्यम से। लेकिन ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि यदि आपके जीवन स्तर में सुधार आ गया है और आप अपने समाज के स्तर में इन सारे पिछड़ापन से यदि आप ऊपर उठ चुके हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि अब आप इस आरक्षण का लाभ उठाएं। यदि आप इस आरक्षण का लाभ उठाते हैं या पाए जाते हैं तो फिर उसके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई की भी बात कही जाती है। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि धीरे धीरे, अब आप खुद भी सोचिए कि 75 वर्षों के बाद आज हमारे देश में क्या जाति के आधार पे, क्या इस आधार पे अब भेदभाव होता है क्या? कितने ऐसे जगह हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने ऐसे जगह हैं जहाँ पे जाति के आधार पे और इन के आधार पे अब भेदभाव हो रहा है। और यदि नहीं हो रहा है तो फिर इस आरक्षण के लाभ उठाने का मतलब क्या है? जहाँ पे हो रहा है वहाँ तो निश्चित रूप से देना चाहिए, लेकिन जहाँ समाज में एक स्तर प्राप्त हो चुका है, IAS के बच्चे को क्या इसका लाभ देना चाहिए? क्या क्लास A के अधिकारी को इसका लाभ देना चाहिए? क्या गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, क्या उसके कारण किसी अन्य व्यक्ति का लाभ छीन तो नहीं रहा है? क्योंकि मौलिक अधिकार में स्पष्ट कहा गया है कि अधिकार आपका ऐसा होना चाहिए जो किसी और के हितों को प्रभावित नहीं करे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब धीरे धीरे ये जो आरक्षण की पॉलिसी है, ये आरक्षण की पॉलिसी अब क्या हो गया है, एक राजनीतिक हथियार में बदल चुका है। चूंकि संविधान में इस बात को स्पष्ट किया गया था कि इस तरह की कोई भी पॉलिसी जैसे आरक्षण ही है उसका हमेशा रिव्यू होना चाहिए, एटलीस्ट 10 वर्षों पे तो रिव्यू होना चाहिए। और अब धीरे धीरे देख रहे हैं आप कि संसद इसे अब बढ़ाकर 2036 तक ले जा चुकी है, और एक ऐसा अब राजनीतिक हथियार बन गया है जो वोट बैंक का काम कर रहा है। और इसके कारण अब आप देखेंगे कि जो सामान्य वर्ग था, जिसके ऊपर किसी तरह का आरक्षण नहीं था, वो अब धीरे धीरे इस
पूरे पॉलिसी का क्या बन रहे हैं, शिकार बन रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर भी लोग अब बाहर का रास्ता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से ये प्रेडिक्शन है, अर्ली प्रेडिक्शन है, एज ए पॉलिटी पढ़ाने के साथ में कर रहा हूँ कि जिस तरीके से एक समय में मंडल आयोग के लिए चर्चा, जिसका आज हम लोग चर्चा भी करेंगे, मंडल आयोग के लिए आंदोलन हुआ था, आने वाले समय में ये बात अब स्पष्ट है कि अब जो सामान्य वर्ग है उनके द्वारा आपको आंदोलन देखने को मिलेगा इस रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए। कारण यह है कि अब इस रिजर्वेशन का जो मतलब है, उद्देश्य है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि समाज में अब जिसके लिए आरक्षण लाया गया था वो लगभग अब प्राप्त कर लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो खैर समय के गर्भ में है, इसके बारे में बाद में देखेंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपका क्या राय है इसके बारे में, आप लोग भी इसके ऊपर अपने राय, ये मेरा एक व्यक्तिगत राय है, इसके ऊपर संविधान क्या कहती है उसके ऊपर तो हम लोग समय के साथ साथ देखते ही रहेंगे। चलिए चर्चा हम लोग करते हैं। आर्टिकल नंबर 15 हमारा समाप्त हो चुका है, वह आर्टिकल नंबर 16 है, जिसके ऊपर काफ़ी सारा प्रश्न लगातार परीक्षा में आता रहता है। यहाँ बात की रही है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर की समानता। अवसर की समानता, सबको समान अवसर दिया जाए, ये इस बात के लिए मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 16 यह सुनिश्चित करता है कि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों को समान अवसर दिया जाए। कहाँ पे समान अवसर दिया जाए, तो आर्टिकल नंबर 16 और एक्सप्लेन करते हुए कहता है इसको कि साहब लोक निवेदन में अवसर की समानता या प्रत्याभूति प्रदान करता है। मतलब सरकारी स्तर पे जो भी लोक नियोजन के कार्य होंगे, चाहे वो नौकरी देने का काम हो या रोजगार देने का काम हो, सभी जगह आर्टिकल नंबर 16 इस बात को डिफाइन करता है। आर्टिकल नंबर 16 के अंतर्गत आप देखेंगे मुख्य रूप से 5 सब क्लॉज देखेंगे, 5 इसके भी और सब क्लॉज हैं, लेकिन 5 मतलब आर्टिकल नंबर 16 1, 2, 3, 4 और 5 को देखेंगे, जहां पे 16 का 1 और 2 अवसर की समानता के समान सिद्धांत का उल्लेख करता है। मतलब एक तरफ आपको समानता के लिए बताया गया है, वहीं आर्टिकल नंबर 16 3, 4 और 5 के अंतर्गत आप इसके अपवाद को देखेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है पहले ही कहा जा चुका है कि ये क्या है, असीमित नहीं है। एक हाथ से संविधान मौलिक अधिकार देती है और दूसरे हाथ से संविधान मौलिक अधिकार को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। तो 1 और 2 में तो संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिया है, लेकिन वहीं 3, 4, 5 में इसके एक्सेप्शन क्लॉज को भी जोड़ दिया है। इस बात को आप याद रखेंगे। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। मतलब राज्य इस तरह का कोई भी वैकेंसी निकाल रहा है या कोई भी ऐसा लोक नियोजन का कार्य कर रहा है, उसके अंतर्गत आपको अवसर सभी लोगों को, भारत के सभी नागरिकों को, ध्यान दीजिएगा ये नागरिकों के लिए, इस बात को भी आप स्पष्ट रखेंगे। ये जो क्लॉज है किसके लिए है, सिर्फ नागरिकों के लिए, ये विदेशियों के लिए नहीं होगा। तो नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 16 1 कहता है। तो 16 जो 1 है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार जो राज्य होगी वो अपने नागरिकों को अपने किसी भी नियोजन के लिए, सरकारी नियोजन के लिए समान अवसर प्रदान करेगी। इस विषय में केवल, अब जरा इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, केवल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका क्या कह रहा है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग स्थान, जन्म स्थान। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 5 ऐसे आपको जो हैं, केवल इनके आधार पे ही भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इस बात को कह रहा है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार, उद्भव एवं निवास के आधार पर ही नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यदि अन्य कोई क्लॉज आएगा तो उसके आधार पर जो राज्य है वो आपके साथ भेदभाव कर सकती है। ये आर्टिकल नंबर 16 2 कहता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह के जो भी हैं, जो विशेषताओं की बात है, जो फायदा लेने वाली बात है, वो सिर्फ नागरिकोों के लिए होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवसर की समानता का अर्थ अर्हताओं और मापदंडों से मुक्ति या समाप्ति नहीं है। राज्य आवश्यक अर्हताओं एवं मापदंड निर्धारित कर सकती है। निर्धारित अर्हताओं में मानसिक योग्यता, शारीरिक दक्षता, अनुशासन, नैतिक स्तर या जनहित आदि रखा जा सकता है, और अर्हता पद की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए। मतलब इसको क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं कि आप किसी भी पोस्ट के लिए, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, आप इस क्लास के पास होने चाहिए, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका जो आप किसी तरीके से विकलांग नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, जिसको मोस्टली हम लोग क्वालिफिकेशन कहते हैं, तो सरकार ऐसे चीज़ों के लिए, सबों के लिए इस तरह के अर्हताओं को रख सकती है। हाँ, लेकिन ये है कि ये सारे के सारे पद के लिए जो है वो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, पोर्टफोलियो के अनुसार ही होगा। जैसे आप आईपीएस का एग्जाम दे रहे होंगे तो उसके लिए आपकी हाइट अलग मांगी जाएगी, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए हाइट अलग मांगी जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को आप इस देखेंगे कि अलग अलग स्टैंडर्ड राज्य जो है वो सेट कर सकती है। 16(1) केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले से ही संबंधित है, जबकि बल्कि पदोन्नति, पदच्युति, वेतन, अवकाश, ग्रेजुटी, पेंशन आदि में भी लागू होता है। इस बात को याद रखेंगे। 16(1) में क्या कहा गया था कि धर्म, मूल वंश, इन सारे आधार पे क्या किया जा सकता है आपके ऊपर, इसके आधार पे, केवल इसी के आधार पे आपको
एक साथ अवसर की समानता दी जाएगी यहाँ पे। और इसमें आगे कह रहा है 16 को आगे एक्सपेंड करते हुए कि प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में नहीं बल्कि पदोन्नति मतलब जो प्रमोशन कहते हैं, आप पद से हटाए जाने के मामले में, वेतन के मामले में, अवकाश के मामले में, ग्रेजुटी पेंशन आदि में भी 16(1) जो है वो लागू होगा। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 को एक्सपेंड करता है। अनुच्छेद 15 का ही विस्तृत रूप है, क्योंकि यह दो अन्य आधार उद्भव और निवास के आधार पर भी विभेद को निषेध करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको धर्म, लिंग, जिन 5 स्तरों के बारे में, लेकिन 16 में और 2 चीज यहाँ पे जोड़ा हुआ है। 16 में क्या जुड़ा हुआ है? उद्भव और निवास, इन 2 चीज को और भी 16 में जोड़ दिया गया है। इसके आधार पे भी विभेद को क्या करता है? निषेध करता है आर्टिकल नंबर 16। तो अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है और यह संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य की कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता विहित कर दे। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने लोक नियोजन अधिनियम 1957 को पारित किया था और इसके द्वारा किसी राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी अपेक्षा विहित करने वाली सभी विधियों को निरासित कर दिया गया था तथा यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर निर्योग्य साबित नहीं किया जाएगा या माना जाएगा कि वह किसी राज्य विशेष का निवासी नहीं है। तो अभी आप जो एक डोमिसाइल पॉलिसी के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा देख रहे हैं, उसके बारे में भी समझते चलिए। तो ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर नियोग नहीं किया जाएगा कि वो किसी राज्य विशेष का निवासी नहीं है, किंतु यह अधिनियम निम्न राज्यों पर उनके पिछड़ापन के कारण लागू नहीं किया जाएगा। देखिए, बिहार में अभी जो है वो काफी ज्यादा डोमिसाइल को लेकर चल रहा है, तो राज्यों के पास ये अधिकार होगा, क्योंकि बिहार जो है राज्यों में क्या है, सबसे गरीब है, तो उसके पिछड़ापन के आधार पर, जैसे आपके पास रोटी है और आपके पास यदि रोटी खुद के खाने के लिए नहीं बच रहा है तो आप दूसरे को कैसे बांट सकते हैं। तो इसी बात की यहाँ चर्चा की रही है कि राज्य यदि पिछड़ेपन है, यदि वहां पे यदि पिछड़ा वाला स्थिति है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, पॉलिसी लागू किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किंतु यह अधिनियम निम्न राज्यों पर उनके पिछड़ापन के कारण लागू नहीं होता है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे क्षेत्र है। तो यदि राज्य विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है तो वहां पे ये ऐसे डोमिसाइल पॉलिसी को ला सकती है, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं ही पूर्वोत्तर के राज्य में आप डोमिसाइल पॉलिसी के अंदर वहां के डोमिसाइल है तो ही आप वहां पे वहां के आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तेलंगाना क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम को न्यायालय ने नरसिंह राव बनाम आंध्र प्रदेश के वाद में असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि यह पूरे राज्य आंध्र प्रदेश में लागू नहीं था। तो इससे संबंध में आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 16(4) में क्या कहा गया है, 16(1) तथा 16(2) का ही दूसरा अपवाद है। इसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें दिया गया है? 16(4) में देखेंगे, 16(4) पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान है और इसके अंतर्गत राज्य जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लॉज है, क्योंकि राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि जाति के आधार पर विभेद कर सकती है 16(4) में, और यही कारण है कि हाल फिलहाल में आपने देखा है कि बड़े स्तर पर जातिगत जनगणना कराई जा रही है। बिहार एक इसका लाइव एग्जाम्पल है, यहाँ पे जहाँ जातिगत न केवल जातिगत जनगणना कराया गया बल्कि जातिगत जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज भी किया गया, लेकिन इसको हाईकोर्ट ने रोक दिया, बोला कि नहीं, आप 50% का जो लिमिट है उसको पार नहीं कर सकते, क्योंकि इसी के आधार पे बिहार में जाति के आधार पे ही लगभग आरक्षण में 10% की वृद्धि कर दी गई थी और वो आरक्षण पहुंच गया था लगभग 75% के आसपास। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो क्लॉज है ये राज्य को जाति के आधार पर विभेद करने का अधिकार भी देती है। तो अनुच्छेद 16(4) के अनुसार ये कह रहा है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए वर्ग के किसी नागरिक के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस प्रकार 16(4) के तहत राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में पर्याप्त नहीं है उनके लिए विशेष प्रबंध कर सकती है या आरक्षण का प्रबंध कर सकती है, और इसी चीज को कोट करता है कौन? इसी चीज को कोट करता है अधिकांश राज्य। तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करते हैं। इस बात को याद रखेंगे, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है मतलब पिछड़ा कौन होगा ये राज्य डिसाइड नहीं करता है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसको डिसाइड कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करते हैं तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार पिछड़े वर्ग को विनिर्दिष्ट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि सरकार इस चीज को क्या करती है? डिफाइन करती है कि कौन होगा पिछड़ा वर्ग। इसके हिसाब से तो राज्य हर किसी को पिछड़ा वर्ग कर देगी। बालाजी के मामले में केवल जाति को पिछड़ेपन के निर्धारण का आधार मानने से इनकार कर दिया गया था, किंतु 1978 में गठित मंडल आयोग आ गया। यहाँ से मंडल की राजनीति को आप देखेंगे, यहाँ से 1978 का जो है मंडल आयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा के मामले में ये अभी निर्धारित किया गया है कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। आइए समझते हैं। जाति एक सामाजिक वर्ग है और यदि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो आर्टिकल 16(4) के प्रयोजनों के अनुसार पिछड़ा हुआ वर्ग है, परंतु सिर्फ आर्थिक
यहाँ पे अब आइए समझते हैं, यहाँ पे 16(4) के अंतर्गत जो 1978 का मैटर आया, मंडल आयोग का आया, यहीं से शुरुआत हो जाता है आरक्षण के उस दौर का। क्या हुआ था यहाँ पे? तो मंडल आयोग का मामला है इंद्र सहनी बनाम भारत संघ, जो कि 16(4) पर एक प्रमुख वाद है। इस मामले में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। क्या कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश HS कानिया उस समय हुआ करते थे, उसकी अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने 6-3 के बहुमत से अपना निर्णय दिया था, जिसके अनुसार पिछड़े वर्गों को दिया गया था 27% का आरक्षण जो है पिछड़े परसेंट को दिया हुआ है। किंतु पिछड़ों में संपन्न वर्ग दैट इज क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जो मैंने पिछले आपको बताया था। न्यायालय के अनुसार प्रोन्नति में आरक्षण अवैध होगा, जिसके ऊपर अभी लगातार जो है डिबेट चल रहा है कि प्रमोशन में जो है, यहाँ कहा गया है कि प्रमोशन में जो है इस तरह का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तथा कुल आरक्षण भी 50% से अधिक नहीं होगा। तो राज्यों के लिए अभी जैसे बिहार वाला जो टर्न डाउन हुआ उस पर ये 50% आरक्षण, ये इंदिरा सैनिक बहुत जो है आपके इंपॉर्टेंट है। 16(4) के तहत पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग तथा अधिक पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। आइए अब इसकी डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। तो 16(4) का 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा जो है, आप 16(4) में भी कई सारे विभाजन है, इसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे मंडल को देखेंगे हम लोग। तो 16(4) का जो है इसमें 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। इससे राज्य को यह शक्ति दी गई है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए प्रोन्नति में मतलब प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जहां आपने 4 में देखा, उसने कहा था कि जो है वो प्रमोशन नहीं किया जाएगा, फिर 4 में उसको एक्सेप्शन कर दिया गया, यदि उनकी राय में राज्य के अधीन सेवाओं में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इस बात को डिसाइड करना होगा कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं है। यह संशोधन इंदिरा सहनी के प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। तो ये आप 16(4) में जो है वो प्रमोशन में इस तरह के आरक्षण की बात करता है। ख क्या कह रहा है कि 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो 81st अमेंडमेंट आप देख सकते हैं 2000 में क्या कहा गया था। तो इसके द्वारा सेवाओं के आरक्षण में अग्रनयन के नियम दैट इज कैरी फॉरवर्ड रूल को मान्यता प्रदान की गई थी। इसको समझाते हैं। इसके अनुसार यदि किसी वर्ष आरक्षित स्थानों में से कुछ स्थान भरे नहीं जा सके हैं तो ऐसे बकाया दैट इज बैकलॉग आरक्षित स्थानों को एक अलग वर्ग माना जाएगा तथा उसे आगे के वर्षों में एक अलग श्रेणी के रूप में भरा जा सकता है। इसे 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, चाहे भले ही वो 50% की सीमा को बढ़ा जाए। अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि 100 जो सीट था इसमें से मान लेते हैं कि 50 सीट जो है वो आरक्षित है, 50% का आपको सीमा पार नहीं करना है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 100 में से आपके पास 40 सीट ही भर गए और 10 सीट जो है ब्लैंक हो गया। तो अगली बार जो 100 सीट आएंगी उस 100 सीटों में से आप इसमें 10 सीट यदि एडिशनल इसमें रिजर्व कर देते हैं दैट इज 50 से ज़्यादा 60 हो जाता है, तो यहाँ पे आप 50% का सीमा जो ये क्रॉस कर रहा है वो इसे माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो 10 सीटें हैं वो पिछली बार की ही सीटें हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ये कब कहा गया था? 81st अमेंडमेंट में आपको ये बात कही गई थी। आर्टिकल नंबर 16(5) क्या कहता है? ये धर्म के आधार पर विभेद की राज्य की अनुमति कर देता है। ये धर्म के आधार पर राज्य पर विभेद की अनुमति देता है। इसके अनुसार राज्य द्वारा निर्मित कोई ऐसी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान करती है, प्रवर्तनीय होगी। तो यहाँ आप धर्म के आधार पर विभेद के लिए राज्य अनुमति देता है। 16(6) जो है वो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अंतर स्थापित किया गया था और जो EWS वाला आरक्षण आप देखते हैं 10%, यहाँ इसकी चर्चा की गई थी। तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का आरक्षण देता है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो है आपका बचा रहेगा, चूंकि वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे अभी मंडल आयोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन में देखिए। मंडल आयोग की बस हमने चर्चा की है, लेकिन हम लोग इसको अगले वीडियो में मंडल आयोग के ऊपर कंप्लीट रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो अगला जो वीडियो होगा उसके रूप में हम लोग मंडल आयोग को देखेंगे। यहाँ तत्काल आप PYQ के क्वेश्चनों को देख लें कि इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन को एक फिर से देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर, तो हम लोग कहाँ पढ़े हैं अभी? आर्टिकल नंबर 16(1) और 16(2) के अंतर्गत इस चीज़ को हम लोगों ने अभी देखा है। तो इस बात का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 16(1) और 16(2), बाकी 3, 4, 5 में उसके एक्सेप्शन है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समता, समानती, अवसर के और आर्थिक समानता की बात हो रही है, तो कौन सा इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आप याद रखेंगे आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। समानता के अंतर्गत आर्थिक संबंधी समानता की बात नहीं की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। देखिए कोट नंबर 1 है, और इसके लिए कारण क्या दिया गया है? समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो क्या सही है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। मतलब चर्चा यहाँ पे किस चीज़ की जा रही है?
आरक्षण की जा रही है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है, कुछ क्लॉज लगाया जा सकता है। सही है, और इसके ऊपर क्लॉज आपके लगाए भी गए हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको यूपीएससी मेंस 2016 में पूछा गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यहाँ कथन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 315 द्वारा सीमित की जाएंगी। दूसरा कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो कथन है वो सही है और कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, इस बात को आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आईएएस मतलब देख रहे हैं कि आईएएस 2023 में पूछा गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझे हम लोग कि भारत संघ 1992 का, यदि आपको याद आ रहा होगा, 1992 जो कि एम नागराज बनाम भारत संघ है 2006 में, तो 1992-6 में विचार किया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335, ठीक है, अनुच्छेद 335 के द्वारा सीमित होंगी। ठीक है, और 335 में क्या प्रावधान है, इस बात को समझें। तो 335 में प्रावधान है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तो आर्टिकल आपको पता है कि किससे संबंधित है, SC/ST से संबंधित है, और इसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि इसके आधार पे दक्षता जो है सुनिश्चित की जा सकती है। तो इसके आधार पे आप देखेंगे कि कथन 1 सही है और कथन 2 जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है। तो भारत के संविधान की अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित कर सकता है। तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए संगति के अनुसार ध्यान रखेगा, लेकिन दक्षता को यहाँ पे ये परिभाषित नहीं करता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो आर्टिकल जो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 है ये गलत हो जाएगा। एक बार आप थोड़ा आर्टिकल नंबर 335, हालांकि जब वहाँ हम जाएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो 335 जो है आप लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखें, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे अपने इस वीडियो के दौरान, और वो आर्टिकल कौन सा था, तो 77वां संविधान संशोधन 1995 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है सबसे पहले। हालांकि उसके बाद भी इसके ऊपर 85 2001 में भी किया गया है। अभी हाल फिलहाल में ये कहाँ पूछा गया है, झारखंड के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए, ये सेम वर्क है, के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगम करने के हेतु दिया गया? तो सेम वर्क और सेम पे वाला ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको कहा गया संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द ए वो संविधान के अनुच्छेद जो आप देख रहे हैं, मतलब क्लॉज ए के अनुच्छेद 14 के साथ इसे मिलाकर पढ़ना, फिर अनुच्छेद 16 के साथ इसे मिलाकर पढ़ना। तो ये कंबाइंड रूप से यदि आप इन सबों को पढ़ेंगे, तीनों को पढ़ेंगे, तब जाके आप सेम वर्क और सेम पे वाला आप इसको लागू कर पाएंगे। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं A, B, C, इन सभी को एक साथ पढ़ना जो है वो इस पूरे टर्मोलॉजी को और भी अच्छे से डिफाइन करेगा। तो सही उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके लिए आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का एक वाद हुआ था 1982 में, यह बताया गया था कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D में प्रकाश में लाना चाहिए और समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेद के निष्कर्ष के रूप में लागू करने की बात कही गई थी। तो 14, 16 और DPSP का आर्टिकल नंबर 39D, इन सबों को जब एक साथ पढ़ा जाता है तो आपको सेम वर्क और सेम पे का सिद्धांत मिलता है। तो यहाँ पे ये क्लॉज आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल नंबर क्वेश्चन अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय को समान, ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन में आप देख रहे हैं। तो 14 यहाँ पे आप सिमिलर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी मैंने चर्चा किया था कि 14, 16 और 39D को एक साथ लाना चाहिए। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अनुच्छेद 16 को देखा है, लेकिन इसमें एक जो टॉपिक है जो मुझे थोड़ा सा और डेप्थ में लेकर जाना चाहिए और अलग से डिस्कशन करना चाहिए, वो है मंडल कमीशन। तो अगला जो लेक्चर हम लोग करेंगे, जहाँ पे हम लोग आर्टिकल 16, 17 और 18, ये बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, तो इसके अंतर्गत ही हम लोग मंडल आयोग के केस को डिस्कस कर लेंगे और वहीं पे इसका एक परफेक्ट विजन भी आ जाएगा हमारे पास। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जहां हम लोग आर्टिकल 17, 18 के साथ साथ पहले मंडल आयोग को देख लेंगे और फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 और 18 की चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस आर्टिकल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप पॉलिटी के फैक्ट को क्लियर कर पा रहे होंगे। और इसके साथ साथ मेरा अनुरोध है कि आप किसी न किसी एक हार्ड बुक को भी जरूर पढ़ें, ताकि आप इससे और भी बेहतर क्लैरिटी को प्राप्त कर सकें। तो अपने
वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।